अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड चुनाव है, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। हम लोग देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का निर्वाचन और अभी होने वाला है तो इसलिए जो है इसको ध्यान देना क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए इससे, ठीक है? करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। अभी जो है एनडीए की प्रत्याशी कौन है? एनडीए की प्रत्याशी हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है? द्रौपदी मुर्मू, ये प्रत्याशी है एनडीए की और यूपीए के प्रत्याशी हैं आपके यशवंत सिन्हा जी। ये करंट न्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है? तो हम टॉपिक में ये देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल अच्छे से समझना। तो सबसे पहले ये राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमें पढ़ने जा रहे हैं क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है? तो अभी हाल ही में जो है वो राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन में जो है एनडीए की प्रत्याशी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी और यूपीए के प्रत्याशी कौन है? यशवंत सिन्हा जी। यशवंत सिन्हा जी जो है वो फॉर्मर जो है यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू भी जी जो है वो झारखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये आदिवासी समाज से होंगी और अगर ये राष्ट्रपति बन जाती हैं, तो ये पहली महिला होंगी जो कि आदिवासी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और मोर मोर एंड लेस जो है यही हमारी राष्ट्रपति बनेंगी क्योंकि इनका जीतना लगभग तय है, ठीक है? बस ये एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करना पड़ता है। क्योंकि जिसकी बहुमत रहती है आपकी राज्यसभा में, लोकसभा में और राज्य विधायिका में, अधिकतर राज्य विधायिका में, वही जो है प्रत्याशी जीतता है। तो अभी देख रहे होंगे हर जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है। सेकंड चीज़ आप देख रहे होंगे लोकसभा में भी उनका बहुमत है, राज्यसभा में भी उनका बहुमत है, तो ऑब्वियसली ये जीत जाएँगी। थोड़ा बहुत इधर-उधर करना पड़ेगा बट जीत जाएँगी। पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ये है आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसकी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब बहुत भारी भरकम नाम मैंने ले दिया, ठीक है? अब देखो जैसे कि नॉर्मल हम लोग चुनाव में वोट डालते हैं तो वो वोट कैसा होता है? वोट जिसको सबसे ज़्यादा मिलता है वो जो है विधायक बन जाता है या फिर क्या बनता है? आपका एमपी बन जाता है। ये हम लोग को पता है, ठीक है? लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं वाला सिस्टम को, जो उसमें हम लोग लोकसभा के लिए वोट डालते हैं और स्टेट असेंबली के लिए वोट डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। हिंदी में बहुत खतरनाक नाम है इसका। पहले खंबा छूने की प्रणाली। ठीक है, पहले खंबा छूने की प्रणाली। इसका मतलब क्या है बेसिकली? कि इसमें जो है पहले जिसने खंबा छू लिया, खंबा मतलब दारू की बात नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पर। यहाँ पर जो है किसकी बात कर रहे हैं? पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप किसी खंबे से पार हो जाते हो या फिर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, वो जो है वो हमारा लोकसभा का मेंबर बन जाता है और नहीं तो वो स्टेट असेंबली के लिए वोट डाल रहा है, तो स्टेट असेंबली में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो जो है वहाँ का मेंबर बन जाता है, ठीक है? तो इसमें जो है वो 1 वोट से भी अगर जीतेगा, ठीक है? तो भी जो है वो मेंबर बन जाएगा, इसमें कोई शक-ओ-शुबा नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है वो थोड़ा-सा चेंज होता है, उसको हम लोग को देखना है। तो ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर।
जैसे मान लो कि एक राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो 4 लोग खड़े हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है? ये 4 लोग खड़े हैं और एज़ आप जो है वो चुनाव में वोट डाल रहे हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है उसको प्रेफ़रेंशियल वोट सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को बोलते हैं प्रेफ़रेंशियल वोट सिस्टम, और इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को बोलते हैं आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इंग्लिश में, ठीक है? इसको संक्रमणीय का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ठीक है? अब इसको ट्रांसफरेबल क्यों बोलते हैं हम लोग वो देखेंगे वहाँ पर। जैसे कि मान लो 4 लोग जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं और आप जो है सॉरी वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये वोट जो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है? अब इनको एक मत पत्र प्रदान कर दिया गया आपको, आप जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डाल रहे हो। तो हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, हम लोग स्टेट असेंबली के लिए या फिर आपका लोकसभा के लिए वोट कैसे डालते हैं, हम लोग जाते हैं ईवीएम में एक बटन प्रेस करते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही बंदे को वोट डालते हैं, जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन को हम लोग क्या बोले, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा कि हम लोग राष्ट्रपति के वोट इलेक्शन में जो है हम लोग मत पत्र में प्रेफरेंस तय करते हैं, इसलिए इसको प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम बोला जाता है। प्रेफरेंस तय करने का मतलब क्या है कि आपके जो है मत पत्र में इन चारों कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, ठीक है? तो आपको जो है प्रायोरिटी सेट करनी है। या तो आप जो है वो 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, आप ए को 1 नंबर दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद ए अगर नहीं आता है, जैसे मान लो 4 लोग खड़े हैं, ये वाला पसंद नहीं आया तो सेकंड वाले को, सी को जो है मैंने सेकंड प्रायोरिटी दे दी, ठीक है? और बी को जो है मैंने तीसरी प्रायोरिटी दे दी और डी को जो है वो हमने चौथी प्रायोरिटी दे दी। ये एक कैंडिडेट ने जिसने वोट डाला, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? सेकेंडली मान लो कोई और बंदा आया, उसको भी सेम ऐसी टाइप का मत पत्र मिला, ठीक है? और उसमें भी 4 नाम लिखे थे ए, बी, सी, डी, और उसने भी जो है वो चारों को अलग-अलग प्रायोरिटी दे दी। उसने मान लो बी को पहला नाम दे दिया, ए को दूसरा नाम दे दिया, सी को तीसरा नाम दे दिया और डी को चौथा नाम दे दिया। सेक अगेन देखते हैं यहाँ पर, एक और बंदा आया जिसने भी अलग-अलग वोट डाला, उसने जो है डी को पहली प्रायोरिटी दे दी, ठीक है? बी को सेकंड प्रायोरिटी दे दी और सी को थर्ड प्रायोरिटी दे दी और ए को जो है वो चौथी प्रायोरिटी दे दी, ठीक है? अब ये तो हो गया कि हम प्रोसेस में वोट कैसे डालते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, प्रेफ़रेंस तय करते हैं। मतलब आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करोगे, हर किसी को वोट दोगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका प्रेफ़रेंस तय किया जाता है, प्रेफ़रेंस तय किया जाता है, ठीक है? अब क्या होगा, जब आपने वोट डाल के जमा कर दिया, जमा करने के बाद जितने भी वैलिड वोट होंगे, वैलिड वोट का मतलब जो जिसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने की एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है। अगर मान लो कोई भी लाइन लिखी हो या फिर कुछ भी चीज़ मिसिंग हो, तो क्या करता है जो इलेक्शन कमीशन है उन सभी वोटों को क्या करता है, खारिज कर देता है और उन वोटों की काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है? तो हम लोग को केवल वैलिड वोट ही कंसीडर करना है, ठीक है? तो जितने भी वैलिड वोट होते हैं, इन वैलिड वोटों को जो है वो बेसिकली वैलिड वोट को जो है बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं। ओके, सेकंड चीज आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है व्हिप काम नहीं करता। अब ये व्हिप क्या होता है, इसको जो है हम लोग जब स्टेट असेंबली सॉरी लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो मैं आपको व्हिप के बारे में बताऊंगा। व्हिप का मतलब ये होता है, चलो मैं बता ही देता हूँ। व्हिप का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कोई पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी में जो है एक बंदे को जो है वो चीफ व्हिप बना दिया जाता है। मतलब वो एक अथॉरिटी रहती है जो कि किसी मुद्दे पर एक ही समान वोटिंग को जो है एश्योर करती है। जैसे मान लो फार्म बिल आया, तो कांग्रेस पार्टी ने अगर डिसाइड किया कि फार्म बिल के अगेंस्ट में वोट करना है, तो सारे के सारे लोग जो है वो अगेंस्ट में वोट करेंगे उसके। ठीक है, तो ये कमांड कौन देता है, व्हिप जो है वो कमांड देता है। एक ही मुद्दे पर हमको एक तरीके का वोट देना है, ठीक है? और मान लो अपोज करना है या फिर फेवर करना है तो फेवर में वोट डाल देंगे, ठीक है? अगर आप व्हिप के अगेंस्ट में जाते हो, जैसे मान लो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो आपको
क्या बोलते हैं वोट डालने के लिए बोला कि आपको जो है इसके अगेंस्ट में वोट डालना है, लेकिन आपने जो है किसी मुद्दे पर जो है फेवर में वोट डाल दिया। तो जो क्या होता है कि ये जो व्हिप को जो है वो पता चल जाता है पहली चीज़ तो, क्योंकि कोई भी मेंबर अगर धोखाधड़ी करेगा तो वो तो वोटिंग काउंटिंग में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? तो ये जो व्हिप रहता है वो पता कर लेता है कि भाई ये ब बंदा जो है वो हमारे अगेंस्ट में वोट डाला है। फिर उससे जो है सो कॉज़ नोटिस दिया जाता है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। इवन जो है उसको पार्टी की सदस्यता से भी खारिज किया जा सकता है और अगर व्हिप के द्वारा जो है किसी को पार्टी की सदस्यता से हटाया जाता है, तो उसकी मेंबरशिप भी जाने की संभावना बन जाती है। ठीक है? तो व्हिप को जो है वो फॉलो किया जाता है हर आपके असेंबली की मीटिंग में भी और लोकसभा, राज्यसभा की मीटिंग में भी व्हिप को फॉलो किया जाता है। ठीक है? तो याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव में जो है व्हिप काम नहीं करता। मतलब अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में अगर अपने पार्टी लाइन के अगेंस्ट भी वोट डालते हो, तो भी वो वोट जो है वो वैलिड होता है और आपकी सदस्यता नहीं जाती है उससे। ठीक है? वैलिड होता है अगर आप व्हिप के अगेंस्ट जाते हो। व्हिप के अगेंस्ट जाते हो तो। ठीक है? वोट जो है वो वैलिड होता है। तो मैंने आपको क्या बताया ये चारों लोग जो है वो आपस में जो है वो क्या करते हैं जितने भी वोट हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं सभी वोटों को जो है वो काउंट करना चालू करते हैं। ठीक है? जितने भी हमारे पास मतपत्र आए जितने भी वैलिड वोट होते हैं उनको हमको काउंट करना चालू करते हैं। ठीक है? अब ये काउंट हमने कर लिया। अब काउंट करने के बाद क्या करेंगे सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पे जितने भी लोग हैं, जितने भी मतपत्र हैं उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस की काउंटिंग करेंगे। जैसे मान लो इस मतपत्र में ए को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, इसमें बी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, इसमें डी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। तो सबसे पहले पहली राउंड की काउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में हम लोग आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट को काउंट करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को हम लोग काउंट करते हैं। अब फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट को काउंट करने से अगर मान लो हमको ये रिजल्ट मिला, ए को मान लो जो है वो 50% 50% प्लस 1 वोट मिल गया, आधे से ज़्यादा वोट मिल गया, ठीक है? इसके बाद बी को जो है वो आपका कुछ भी नंबर ले लेते हैं 20%, सी को जो है वो आपका इसको भी 20% और डी को जो है वो आपका 9% वोट मिला। एक इमेजिन फिगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, राष्ट्रपति के इलेक्शन जीतने के लिए आपको मिनिमम जो है वो कितने वोट चाहिए? 50% प्लस 1 वोट चाहिए। कोई भी बंदे को राष्ट्रपति बनना है तो उसको आधे वोट तो चाहिए, उससे एक ज़्यादा वोट चाहिए आपको। तो वो क्या बन जाता है? सीधा राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है? इसमें ऐसा नहीं होता जैसे कि मैंने आपको असेंबली इलेक्शन में बताया कि अगर आपको 1 वोट भी अपने कैंडिडेट से अधिक मिल गया, ठीक है? जैसे मान लो एक कैंडिडेट को जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं मतलब 50 कैंडिडेट खड़े थे। तो 50 कैंडिडेट में किसी को 20% भी वोट मिला, ठीक है? लेकिन वो सबसे आगे है असेंबली के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ये सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा वोट इसी को मिला है। चाहे भले से वो 20% ही मिला हो, लेकिन उसको सीधा-सीधा जो है वो असेंबली का मेंबर बना लिया जाएगा। ठीक है? इसीलिए इसको जो बोलते हैं फर्स्ट पास द पोल सिस्टम प्रणाली बोलते हैं। ठीक है? जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपको 50% तो मिनिमम वोट हासिल करना ही होगा। साथ में 1 वोट एक्स्ट्रा भी आपको हासिल करना पड़ेगा। कोई भी कैंडिडेट को इतना नंबर ऑफ वोट हासिल करना ही पड़ेगा। तो अभी क्या होगा फर्स्ट प्रेफरेंस की अगर काउंटिंग होती है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस की काउंटिंग में अगर ये रिजल्ट हमको मिलता है कि किसी एक बंदे को जो है ये मिनिमम नंबर ऑफ क्राइटेरिया जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है, वो मिल जाता है, तो डायरेक्टली इसको क्या किया जाता है? प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है। ये समझ में आया? बोलो। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है आपका? देखो, तो ठीक है, तो पहले राउंड की काउंटिंग में जो है वो हम लोग क्या कर दिए, ए को जो है वो क्लियर मेजॉरिटी मिल गई, तो वो डायरेक्टली राष्ट्रपति इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया कि पहले राउंड की काउंटिंग होती है और कुछ हमको ऐसा रिजल्ट मिलता है, जिसमें किसी को भी 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलता है। जैसे मान लो ए को मिला आपका 33% वोट,
बी को मिला आपका कोई भी एक राउंड फिगर 30% वोट, सी को मिला हमको मान लो 25% वोट, और डी को मिला आपका मान लो 7 या 8% वोट, जितना भी मिला। ठीक है, ये आप अपने पास रिजल्ट आया, ये पहली प्रायोरिटी की काउंटिंग में थी, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अब ये काउंटिंग हो गई, तो किसी को भी जो है ये मिनिमम नंबर ऑफ वोट नहीं मिला कि ताकि वो बंदा जो है वो राष्ट्रपति बन सके। तब अब क्या होगा कि अब आता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगा कि ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो भी सबसे आखिरी में कैंडिडेट होगा जिसके सबसे कम नंबर ऑफ वोट है, ठीक है, तो कम नंबर ऑफ वोट है इसका मतलब उनके मत पत्र में बेसिकली क्या होगा, डी जो होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा। जैसे मान लो 3 पद मत पत्र ले लेते हैं जिसमें डी जो है वो पहले प्रायोरिटी में है, एक एग्जांपल के लिए डी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में, ठीक है, इस मत पत्र में जो है वो बी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी में, एक एग्जांपल लेते हैं, और ए जो है वो आपका थर्ड प्रायोरिटी में, और कोई बच गया, सी जो है वो आप, चलो सेकंड मत पत्र लेते हैं, उसमें भी जो है डी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में है, और बी जो है वो आपका बी जो है वो फोर्थ प्रायोरिटी में है, चलो, और ए जो है वो आपका सेकंड प्रायोरिटी में है, और बी जो है वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में है। ठीक है, ये सेकंड प्रकार का, सॉरी फर्स्ट प्रायोरिटी बोलता हूँ, ये कितना हो गया, सेकंड प्रायोरिटी में। ठीक है, अब देखो ये दोनों में जो है वो डी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में, तभी उसका वोट यहाँ पे काउंट हुआ है, क्योंकि हम लोग पहले प्रायोरिटी के मेंबर को ही काउंट कर रहे थे। तो ये तो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ वोट पाया हुआ, ये लीस्ट नंबर ऑफ वोट पाया हुआ है, तो इसको जो है वो इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। पहले राउंड की काउंटिंग में अगर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उस की काउंटिंग में क्या किया जाएगा, इसको जो है वो इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। के बाद जो है वो सेकंड राउंड की काउंटिंग चालू होगी। ठीक है, सेकंड राउंड की काउंटिंग, चलो एक सेकंड, यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा, मैं एक नया पेज डाल देता हूँ। इसके बाद जो है वो आपका सेकंड राउंड की काउंटिंग चालू होती है। तो सेकंड राउंड की काउंटिंग में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके मत पत्र थे जिसमें आपको, जिसने आपने देखा कि डी को पहली प्रायोरिटी मिली थी, उन सारे के जो है वोट आपका उन्हीं के मत पत्र के सेकंड प्रायोरिटी के मेंबर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने, जितने भी में मत पत्र थे जिसमें आपका डी को पहली प्रायोरिटी मिली थी, इसको तो इलेक्शन से बाहर बाहर ही कर दिए हमने। ठीक है, तो जितने भी मत पत्र थे जिसमें डी को पहली प्रायोरिटी मिली थी, उसके वोट जो है वो सेकंड प्रायोरिटी के मेंबर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस मत पत्र में जो है डी के सारे वोट किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, बी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वैसे ही इस मत पत्र में जो है डी के सारे वोट जो है वो आपका जो सेकंड प्रायोरिटी में होगा, मान लेते हैं ए जो है वो सेकंड प्रायोरिटी में और बी जो है वो थर्ड प्रायोरिटी में, तो डी के वोट जो है वो आपका ए को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऐसे जितने भी मत पत्र होंगे जिनमें आपका डी को पहली प्रायोरिटी मिली है, उस हर एक मत पत्र में इंडिविजुअली जो सेकंड प्रायोरिटी का मेंबर होगा उसको डी के वोट ट्रांसफर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसमें कोई डाउट है पहले बताओ। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास सेकंड राउंड की काउंटिंग में जो है वो कुछ रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं। मान लेते सेकंड राउंड की काउंटिंग में कुछ ऐसा रिजल्ट आया, ए को जो है, चलो ए को जो है वो 30% वोट मिल गया, बी को जो है वो आपका 50% प्लस 1 वोट मिल गया, और सी को जो है वो आपका कुछ और वोट मिल गया, मान लो 28%। डी तो बाहर हो गया इलेक्शन से। तो सेकंड राउंड की काउंटिंग के बाद अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो भी जो है जिसको अगर क्लियर मेजोरिटी दिख रही है उसको हम लोग राष्ट्रपति बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड राउंड की काउंटिंग में भी जो है किसी को 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलता, क्योंकि 3 मेंबर है ना, 3 मेंबर में तो ऐसा होगा नहीं कि किसी एक को जो है वो 50% प्लस 1 वोट मिल जाए, हो सकता है तीनों को अलग अलग शेयरिंग मिले। ठीक है, तो
ए को जो है मान लो 20% वोट मिला, एक एग्जांपल के लिए। बी को जो है वो आपका 30% वोट मिला। ज्यादा हो गया क्या? रुक जाओ, 70% बच गया ना अपने पास। इसको 30% वोट मिला, इसको 33% वोट मिला, इसको इसको भी जो है वो 37% वोट मिला। चलो ठीक है, ये सेकंड राउंड की काउंटिंग के बाद हालत है। तो अभी भी बताओ मेरे को, अभी भी किसी को स्पष्ट मेजोरिटी मिला क्या? 50% प्लस 1 वोट मिला क्या? बोलो, अभी भी किसी को 50% प्लस 1 वोट मिला क्या? सेकंड राउंड मिला ना? तो भी जो है अब हमारी सेकंड राउंड की काउंटिंग हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसको सबसे लीस्ट नंबर ऑफ वोट मिला है उसको हम लोग बाहर कर देंगे, किससे? चुनाव की प्रक्रिया से। ठीक है, तो किसको सबसे लीस्ट नंबर ऑफ वोट मिला था? ए को मिला था, ए को भी बाहर कर देंगे। अब देखेंगे वो सारे मत पत्र जिसमें जो है ए को पहली प्रायोरिटी मिली है। ठीक है, ए को जो है जिसमें पहली प्रायोरिटी मिली है उसमें मान लो बी को जो है वो थर्ड प्रायोरिटी मिली थी, सी को जो है वो सेकंड प्रायोरिटी मिली थी। एक और मत पत्र ऐसे ही लेते हैं जिसमें ए को जो है वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी मिली थी, बी को जो है वो आपका सेकंड प्रायोरिटी मिली थी और सी को जो है वो आपका थर्ड प्रायोरिटी मिली थी। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, वो सारे मत पत्र निकाले जाएंगे जिसमें ए को जो है वो पहली प्रायोरिटी मिली थी और उनके वोट किसको शिफ्ट कर दिया जाएंगे? बताओ, ये पहले वाले पन्ने में किसको शिफ्ट करेंगे उसकी वोट? पहले वाले पन्ने में किसको वोट शिफ्ट करेंगे? डी को मान लो किसी मत पत्र में सेकंड प्रायोरिटी मिली थी, ठीक है, और उसी मत पत्र में जो है वो बी को जो है वो थर्ड प्रायोरिटी मिली थी, तो वो थर्ड को जो है सेकंड कर दिया जाएगा ना। ये कंफ्यूज मत होना, क्या बोला मैंने अभी? जैसे अभी बी तो इलेक्शन में था ना, तो कर दिया ना। एक मत पत्र है ऐसा जिसमें ए को जो है वो आपका पहली प्रायोरिटी मिली हुई है, उसमें मान लो डी को जो है वो सेकंड प्रायोरिटी मिली थी और बी को जो है वो थर्ड प्रायोरिटी मिली थी, सी को जो है वो आपका फोर्थ प्रायोरिटी मिली थी। अब बोलो हो गया ना, लेकिन डी तो बी जो था वो सेकंड प्रायोरिटी था, तो हम लोग डी को जो है से और सेकंड को जो है वो थर्ड सॉरी कर देंगे और इसको जो है वो थर्ड कर, ये करेक्शन करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सेम मत पत्र बन गया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, डी अभी भी था लेकिन उसको उसकी जो है संख्या को जो है हमने हटा दिया। ये क्लियर हुआ? तो अब क्या क्या हुआ है, उसको उसके वोट जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब ए के जो वोट हैं उसके मत पत्र में जिसमें ए को पहली प्रायोरिटी मिली है उसके वोट जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सी को। इस जैसे इस मत पत्र में जो है ए के वोट सेकंड प्रायोरिटी के मेंबर मतलब सी को ट्रांसफर कर दिया जाएंगे, इसमें सेकंड प्रायोरिटी के मेंबर मतलब बी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें सेकंड प्रायोरिटी का मेंबर कौन हो गया? बी, इसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब दो लोग बचे हैं, अब दो लोग बचे हैं, ठीक है, दो लोग में किसी ना किसी एक को तो जो है वो 50% 1+1 वोट मिलेगा ही। अरे दो लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, अब किसी को 50-50% दोनों को इक्वल नहीं मिल सकता ना, ऐसा नहीं होगा। किसी ना किसी एक को जो है उतना मार्जिन नहीं रहता यार, किसी ना किसी को एक दो वोट तो एक्स्ट्रा मिला ही होगा ना। ठीक, तो ये जो है वोट जो है वो हम लोग काउंट करते हैं और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति जो है वो चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया पूरा प्रोसेस? अब या बी या सी में से किसी एक को जो है वो क्लियर 50% प्लस 1 वोट मिलेगा। चलो 49 मान लेते हैं। ठीक है, तो बी जो है हमारा इस वोटिंग से जो है वो राष्ट्रपति। ठीक है, दो लोग में तो ऑब्वियसली एक किसी को तो जो है मिलेगा। तो इतना जटिल प्रोसेस होता है, लेकिन एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम लोग जैसे कि नॉर्मली एक बंदे का वोट क्या होता है, काउंट होता है असेंबली इलेक्शन में, एक वोट काउंट होता है, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता।
विधानसभा के लिए वोट डालते हैं, विधानसभा के लिए वोट डालते हैं, तो विधानसभा के मेंबर का वोट, जैसे मेरा वोट है, मैंने विधानसभा में वोट डाला, तो उस वोट की वैल्यू कितनी होगी? एक, एक ही वोट जो है वो काउंट होगा मेरा, ये होगा ना। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हो, राष्ट्रपति, सॉरी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हो, तो इसमें जो है वो आपके विधायक के वोट की वैल्यू अलग होती है और सांसद के वोट की वैल्यू अलग होती है। विधायक के वोट की वैल्यू अलग होती है और सांसद के वोट की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, विधायक के वोट की वैल्यू और सांसद के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैंने जो आपको नोट दिया था उसको एक बार देखो, क्या लिखा हुआ है? विधायक के मत का मूल्य। ठीक है, विधायक के मत का मूल्य जो है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी, बेसिकली इसको क्यों बनाया गया था उसको आप समझो। चलो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है। तो विधायक के मत का मूल्य, ठीक है, तो ये होता है आपका राज्य की जनसंख्या अपॉन कुल निर्वाचित विधायक। इंटू 1/1000। ये करेंगे तो हमको विधायक के मत का मूल्य पता चलेगा। ठीक है, बेसिकली अगर ये क्यों किया गया है, जैसे कि मान लो आपको ये तो पता ही होगा कि विधायक जो होता है वो एक पर्टिकुलर जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, तो किसी भी राज्य की जनसंख्या जो है वो अलग अलग होती है। जैसे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है वो 2,55,00,000 है, वहीं यूपी में जो है जनसंख्या कितनी है, 22 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसी फॉर्मूले को पुट करें तो 2,55,00,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे, कुल निर्वाचित विधायक कितने छत्तीसगढ़ में 90 है, इंटू 1/1000 करेंगे। ठीक है, तो हमको जो है वो छत्तीसगढ़ के असेंबली का जो है वो एक विधायक जो वोट डालेगा उसका मूल्य पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो विधायक का मूल्य, विधायक जो है वो बेसिकली विधायक का जो वोट है वो एक काउंट नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, विधायक के मत का मूल्य निकाल रहे हैं। जैसे स्टेट असेंबली में हम लोग वोट डालते थे तो हमारा वोट कितना काउंट होता था, एक काउंट होता था। लेकिन आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में जब वोट डालोगे तो आपके वोट की वैल्यू काउंट होगी। ठीक है, आपका वोट काउंट नहीं होगा, आपके पीछे कितनी जनता है उसका वोट काउंट होगा। इसलिए राष्ट्रपति के इलेक्शन को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। लेकिन उसमें भाग कौन ले रहा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भाग ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम लोग भाग ले रहे हैं, मतलब देश की जनता भाग ले रही है। ठीक है, तो देश की जनता भाग ले रही है तो इससे पता कैसे चलता है, इसीलिए भारत को जो है वो गणतंत्र बोला जाता है। गणतंत्र या फिर रिपब्लिक बोलने का मतलब क्या है, गणतंत्र एक ऐसे देश को बोला जाता है जहां का जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद जो होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। लोगों के द्वारा अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद अगर चुना जाए तो उसको क्या बोला जाता है, रिपब्लिक या फिर गणतंत्र बोला जाता है। लोगों के द्वारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद चुना जाए अगर, तो चलो चुना जाए तो उसको क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। तो हालांकि हमने राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डाला, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने तो पार्टिसिपेट किया है, तो उनके वोट के पीछे जो है हमारा वोट काउंट हुआ है, क्योंकि इसमें राज्य की जनसंख्या को भी डिवाइड किया गया। तो छत्तीसगढ़ का एक विधायक जब वोट डालता है तो जो
इस वोट की वैल्यू आती है उसमें हमारा वोट भी शामिल है। इसलिए राष्ट्रपति को जो है हमने चुना है, डायरेक्टली नहीं चुना तो कम से कम इनडायरेक्टली तो चुना ही है। तो जब कभी भी किसी नेशन का जो है सबसे इम्पोर्टेंट संवैधानिक पद लोगों के द्वारा चुना जाता है तो ऐसे देश को क्या बोला जाता है? रिपब्लिक बोला जाता है। इसको ध्यान रखना। इसलिए भारत को हम लोग एक रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है? इसलिए रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। अब देखो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के छत्तीसगढ़ के विधायक के मत का मूल्य जो है वो क्या हो गया? सबसे कम मतलब कम हो गया। अगर मैं यही बात मैं यूपी के विधायकों पे लागू करूं तो ये 22 करोड़ 50 लाख के आसपास होगा। और वहां पे निर्वाचित विधायक कितने हैं? 403 के आसपास है। इसको 1000 से डिवाइड करो तो इनके मत का मूल्य निकलेगा कि यूपी का एक विधायक अगर वोट डालता है तो उसकी वैल्यू जो है अलग होगी और ऑब्वियस सी बात है वो छत्तीसगढ़ के विधायक के मत के मूल्य से ज्यादा होगा। इसीलिए जो है यूपी में जो है बोलते हैं ना जो यूपी जीता वो सब जीत गया। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी अगर यूपी के विधायक का वोट जो होगा वो सबसे कीमती होगा। ठीक है? तो यूपी और बिहार और आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, ये बड़े बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं। यहाँ के वोट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो यहाँ के वोट जब काउंट होंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में तभी क्या करना चाहिए उन होंगे और उससे वोट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 50% प्लस 1 वोट चाहिए। तो बेसिकली वो वोट सिंगल बंदे का वोट नहीं चाहिए, इस वोट की वैल्यू चाहिए अपन को। ये क्या है? वोट की वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ वोट का 50% प्लस 1 ये वैल्यू में हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो हर एक स्टेट का जो है वो आपके मत का मूल्य जो है वो अलग अलग होगा और उस मत के मूल्य को जो है हम लोग ऐड करेंगे। आपका काम क्या है? गूगल में ये सर्च करके आना और कल मेरे को ये बताना कि अभी जो है विधायक के मत का मूल्य कितना है। ठीक है? अलग अलग स्टेट के। चलो छत्तीसगढ़ का ही पता करके आना, गूगल में सर्च करना छत्तीसगढ़ के विधायक का मत का मूल्य कितना है वो आपको बता करके आना। इतना कर लोगे ना कि नहीं करोगे? अभी करंट राष्ट्रपति इलेक्शन में मत का मूल्य कितना है आपको ये पता करना है। करोगे ना? चलो ठीक है। अब इसी प्रकार जो है हम लोग इस स्लाइड में चलते हैं। सांसद के मत का मूल्य। तो सब हमको क्या करना है? सभी अलग अलग राज्यों के सांसद जो हैं वो अलग अलग उनके मत का मूल्य होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सांसदों के मत के मूल्य को जो है इक्वल बना देते हैं। सांसदों के मत का मूल्य। ठीक है? ये क्या होता है? सभी राज्यों के जो है विधायकों का कुल मूल्य। ठीक है? इसको डिवाइड करते हैं किससे? कुल निर्वाचित सांसद। देखो सांसद में जो है आपका लोकसभा के मेंबर भी आएंगे, राज्यसभा के मेंबर भी आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 543 आपके लोकसभा के निर्वाचित सांसद हो गए प्लस आपका 233 राज्यसभा के निर्वाचित सांसद हो गए। इससे हमको डिवाइड करना है, तब जाके हमको जो है वो सांसदों के मत का मूल्य मिलेगा। तो एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ का सांसद वोट डालता है और यूपी का सांसद वोट डालता है तो क्या दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी? बताओ। अगर अब छत्तीसगढ़ का सांसद वोट डालता है और यूपी का विधायक वोट डालता है, सॉरी विधायक बोला, सांसद वोट डालता है तो क्या उसके वोट की वैल्यू अलग अलग होगी? नहीं होगी ना यार, कैसे कर रहे हो? अरे कैसे कर रहे हो? अलग अलग क्यों होगा? यहाँ पे जनसंख्या वनसंख्या लिखी है क्या? सभी राज्यों के विधायकों का कुल मूल्य, मतलब छत्तीसगढ़ का भी ऐड करना है, यूपी का भी ऐड करना है, जितने भी सारे राज्य थे, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का जो है वो वैल्यू आई 2, ठीक है, यूपी की वैल्यू आई 5,
ऐसे करके करते जितने भी राज्य हैं सबको ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। निर्वाचित सांसद इसकी संख्या तो फिक्स है, इसमें चेंज कहाँ हो रहा है, ये भी संख्या फिक्स है। तो छत्तीसगढ़ का विधायक सांसद वोट डालेगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो उसके वोट की वैल्यू अलग कैसे होगी? हमने तो यहाँ पे फिक्स नंबर लिया ना, दोनों को दोनों फिक्स है। विधायक के मत का मूल्य जो है वो अलग अलग होगा, लेकिन सांसद के मत का मूल्य जो होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में अलग अलग नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। विधायक के मत का मूल्य अलग अलग जरूर होता है, लेकिन सांसद के मत का मूल्य अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। तो जो हम लोग नंबर ले रहे थे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में बेसिकली ये मत का मूल्य काउंट होता है, इसलिए दो बंदे बचते हैं, तो एक बंदे को जो है वो 50% प्लस 1 वोट मिल ही जाता है, कभी ना कभी पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो ही जाता है, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति जो है वो चुन लिया जाता है, इसको ध्यान रखना। तो इतनी पूरी प्रक्रिया जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया राष्ट्रपति के इलेक्शन में? तो एक सांसद भी वोट डालेगा, एक विधायक भी वोट डालेगा, और विधायक के वोट की वैल्यू जो है वो काउंट करते हैं। तो जो हम लोग वोट की वैल्यू, बेसिकली हम लोग वोट नहीं काउंट करते इसमें, हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, वोट की वैल्यू काउंट कर रहे हैं, वोट की वैल्यू काउंट कर रहे हैं। और ये वोट की वैल्यू जो है वो 50% प्लस 1 वोट होनी चाहिए, तभी कोई बंदा जो है वो क्या बन सकता है, आपका क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन समझ में आया आपका? तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होता है, बताओ। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समझ में आया संक्रमणीय क्यों बोलते हैं? इसमें जो है वोट ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसको वोटों का संक्रमण होता है या फिर ट्रांसफर होता है। जैसे कोरोना फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोना का संक्रमण हो रहा है, तो वही है। जो वोट था, वोट एक व्यक्ति का वोट नहीं है, वो हम लोग अगर मान लो क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो उसके वोट का जो है लीस्ट नंबर ऑफ वोट का क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसको इसलिए उसकी पद्धति को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंडली हम लोग देखे थे प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने ये देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर में वोट करना होता है, ठीक है। जबकि स्टेट असेंबली के वोटिंग सिस्टम में जो है ये सभी चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, और ये करंट का टॉपिक है, और हाल ही में जो है इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो कैसा रहा है, ठीक है। तो आपको काम क्या है, मेरे को कल बताना कि अभी छत्तीसगढ़ के असेंबली के विधायकों का मत का मूल्य क्या है, गूगल करना और ये सब पता करना। तो जितनी चीजें मैंने बताई हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप काम नहीं करता, मतलब आप पार्टी लाइन से अलग होकर जो है वोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए। हम लोग मिलते हैं अभी थोड़े देर में नेक्स्ट क्लास में, मतलब, और वो होगा आपका 7:30, अभी कितना बज गया, 7:21, 7:45, ये इतना टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद जो है हम लोग राष्ट्रपति का जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है अभी फिलहाल तो नेक्स्ट क्लास के लिए, हिस्ट्री की क्लास के लिए नोट्स नहीं है। देखता हूँ, मैं क्लिक करके देखता हूँ, अगर हो पाता है तो फिर मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, फिर हम लोग दोबारा राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको इतना तक करके रखना, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि अभी ये करंट का टॉपिक भी है, और इसको समझना, या फिर आप गूगल करना या फिर यूट्यूब वगैरह पे भी देखना, और भी देखना, ठीक है। इसको आप अच्छे से करके रखो। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में ना, 7:45 तक, ठीक है। मैं आपको कॉल करूंगा।